नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे को दी हुई है। उन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है और कौन कौन सी मेन इंस्ट्रक्शन हमारे लिए हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो उसको फॉलो करते हुए हमें प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिक्स्थ नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट अननोन सोल्यूशन के लिए हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वो हम नॉर्मली कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो हमें सीट अलॉट कर देनी है। साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी डन बाय लोट ड्राउन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। यानी इसका क्या मीनिंग है कि हमें क्या करना है, जो साल्ट है यानी जो हम लोग धनायन और ऋणायन का प्रैक्टिकल करवाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है फंक्शनल ग्रुप का, उसे हमें लोटरी सिस्टम से अलॉट करना है कैंडिडेट को। मतलब जैसे मान लो हमारे पास 15 कैंडिडेट हैं या 10 कैंडिडेट हैं, तो हमें क्या करना है, साल्ट तैयार कर लेने हैं, 15 पाउच तैयार कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पाउच तैयार कर लिए अपने। अब किसी में अमोनियम कार्बोनेट डाल दिया, किसी में लेड एसीटेट डाल दिया, किसी में कॉपर सल्फेट डाल दिया, किसी में फिर कॉपर सल्फेट डाल दिया, किसी में फिर अमोनियम कार्बोनेट डाल दिया। यानी ये हमें नोट कर लेना है कि हमने कितने नंबर पाउच में कौन सा साल्ट डाला है। अब हमें कैंडिडेट को बुलाना है और इसमें से एक पाउच उसे उठाने के लिए कहना है, भाई अपना एक पाउच ले जाओ और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। अब मान लो मैंने इसमें अमोनियम और कार्बोनेट लिया था, अमोनियम और कार्बोनेट, और मैंने यहाँ भी अमोनियम और कार्बोनेट लिया था। इसमें सपोज मैंने मैग्नीशियम और सल्फेट डाला हुआ था, इसमें भी मान लो मैंने मैग्नीशियम और सल्फेट डाला हुआ था। अब सीट नंबर 1 का स्टूडेंट आया और वो इसमें से एक पाउच ये वाला ले गया, तो सीट नंबर 1 के पास मैग्नीशियम सल्फेट पहुंच गया। अब सीट नंबर 2 का कैंडिडेट आया, वो मान लो ये पाउच ले गया, उसके पास अमोनियम कार्बोनेट पहुंच गया। सीट नंबर 3 वाला कैंडिडेट आ गया, वो मान लो ये पाउच ले गया, उसके पास भी अमोनियम कार्बोनेट पहुंच गया। यानी सीट नंबर 2 और 3 के पास सेम साल्ट जा सकता है, अल्टरनेट ऑर्डर में देना जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर सीट को अमोनियम कार्बोनेट दे दिया, फिर 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग, 6 को अलग, 7 को अलग, 8 को अलग, 9 को अलग, 10 को अलग, फिर हम 11 को फिर अमोनियम कार्बोनेट दे देते हैं। ऐसे नहीं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 1 नंबर सीट और 11 नंबर सीट का सेम है। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी है कि किसी को पता ना लगे किसके पास सेम है, क्योंकि हमने क्या किया, 10 साल्ट अलग बनाए हुए हैं, फिर हम 11वां साल्ट सेम रिपीट कर देते पहली सीट का, जबकि हमें लोट ड्राउन से, लोटरी सिस्टम से साल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। इसका मतलब 2 बिल्कुल पास वाले स्टूडेंट को भी सेम साल्ट या सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकता है, क्योंकि इन पाउच में साल्ट डाले होते हैं, लेड एसीटेट है, कॉपर सल्फेट है, वो पैकिंग कर दी हमने। अब सपोज सीट नंबर 3 वाला 8 ले जाए और सीट नंबर 4 वाला मान लो 14 नंबर उठा के ले जाए, इन दोनों में हो सकता है सेम हो, ठीक है। वो हमें एक कागज पर नोट रखना होता है किसमें क्या दिया है। तो क्या कहता है, आगे देखें आप, अगर 6th इंस्ट्रक्शन को आगे देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम लोटरी सिस्टम से कैंडिडेट को साल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, तो इस प्रोसीजर में इट इज जस्ट पॉसिबल दैट 2 एडजेसेंट कैंडिडेट मे गेट द सेम सॉल्यूशन साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमें अननोन सॉल्यूशन भी लोट सिस्टम से देना होता है, साल्ट भी लोड सिस्टम से देना होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, वो भी लोड सिस्टम से देना होता है। इट मीन 2 पास वाले स्टूडेंट को सेम मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर 2 साथ वाले स्टूडेंट सेम साल्ट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ये विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बैच में 2 से ज़्यादा कैंडिडेट को, नेक्स्ट पॉइंट में, इन एनी बैच नॉट मोर देन 2 कैंडिडेट शुड बी गिवन द सेम इनऑर्गेनिक साल्ट। यानी 2 से ज़्यादा कैंडिडेट को सेम इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं देना है। तो ये हमें ध्यान रखना है
कि दो से ज़्यादा स्टूडेंट को सेम साल्ट नहीं मिले, और अगर एक बैच में 10 स्टूडेंट हैं, आगे कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अप टू 10 इन ए बैच, एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन डिफरेंट इनऑर्गेनिक साल्ट। यदि एक बैच में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो सबको अलग अलग 10 तक स्टूडेंट हैं तो सबको अलग अलग, यानी हमें 10 साल्ट जो है वो तैयार रखने। अगर 10 स्टूडेंट हैं तो सबको अलग अलग साल्ट प्रोवाइड करवाना है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा साल्ट जो है प्रेफर करना है, जो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। ठीक है, कौन सी टाइट्रेशन आप फॉलो करें और किस प्रकार से आप जो है फंक्शन ग्रुप, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप फॉलो करें, तो वो सारी बातें हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं। फंक्शन ग्रुप कौन से लेने हैं और जो टाइट्रेशन है वो कौन सी करवाएं, और इसके अलावा जो आपका साल्ट है वो कौन से फॉलो करें, और जो फोर्थ प्रैक्टिकल है वो कौन सा फॉलो करें हम लोग, वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आगे तो सिंपल सी बातें हैं कि जो एक्सरसाइज है वो अपने आंसर बुक में लिखी होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम आगे दी हुई है कि 10 नंबर की वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज है, 6 नंबर के इनऑर्गेनिक साल्ट है, 4 नंबर का फंक्शन ग्रुप है, 5 नंबर का कंटेंट बेस है, 3 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल है और 2 नंबर का वाइवा वॉइस है। तो ये बातें सारी क्लियर की हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पर, तो आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट रिजल्ट है, करेक्ट रिजल्ट यहाँ देखें, इसमें 1% तक की एरर अगर स्टूडेंट से होती है तो वो अलाउड है। 5th पॉइंट अगर आप देखते हैं, 5th पॉइंट, करेक्ट रिजल्ट अप टू 1%। अगर 1% एरर होती है तो 1% तक, 1% से कम एरर रहती है तो उसको 1 में से 1 नंबर देना है। अगर 1% से ज़्यादा एरर वो क्रॉस कर जाता है तो उसको 0 मार्क्स देना है। ठीक है, और ऐसे ही अगर वो यूज़ द करेक्ट फार्मूला एंड कैलकुलेशंस, इफ़ ऑल स्टेप ऑफ कैलकुलेशन आर नॉट करेक्ट, अगर सारे स्टेप सही नहीं है, देन यहाँ बाई चांस यहाँ आप देखें एस लिखा हुआ है, एस नहीं है, ये 0.5 है, 0.5 मार्क शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ 2। कैलकुलेशन के 2 नंबर है, अगर उसके सारे स्टेप सही नहीं है तो हमें 0.5 मार्क्स उसका काटना है। ठीक है, उसके बाद रेनायन का प्रारंभिक परीक्षण की वो तनु समूह से है, सांद्र समूह से या अन्य समूह से, उसका 1.5 नंबर है। फिर उसका निश्चात्मक परीक्षण का 1.5 नंबर है। ऐसे ही धनायन का कि वो शून्य समूह से है, प्रथम समूह से है, द्वितीय समूह से है, उसका 1.5 नंबर अगर वो आइडेंटिफाई करता है, निश्चात्मक परीक्षण का 1.5 नंबर है। उसके बाद आप चलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि वो एसिडिक है, बेसिक है, ये आधे नंबर का है। आधे नंबर का उसका एरोमेटिक या लिफेटिक टेस्ट है। आधे नंबर का ही नाइट्रोजन उसमें है या नहीं है। 1.5 नंबर का उसका निश्चात्मक परीक्षण है। आधे नंबर का परिणाम है और आधे नंबर का उसका फार्मूला फंक्शन ग्रुप का जो वो लिखता है। तो 4 नंबर का ये प्रैक्टिकल हो गया अपना। सिद्धांत चौथे प्रैक्टिकल में कंटेंट बेस्ड में सिद्धांत 1 नंबर का है। चौथे प्रैक्टिकल में अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो सिद्धांत जो है वो 1 नंबर का है। प्रिंसिपल 1 नंबर का है। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी उसका जो विधि है, प्रेक्षण सारणी है, मेथड एंड ऑब्जर्वेशन, विधि और प्रेक्षण सारणी 3 नंबर की है और परिणाम उसका 1 नंबर का है। अब हम मेन बात करेंगे कि हमें कौन से प्रैक्टिकल जो है वो फॉलो करने हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर आपके पास बैच है 20 स्टूडेंट से ज़्यादा बैच नहीं बन सकता। आप प्रैक्टिकल प्रेफरेंस में लें, एक तो ग्राम प्रति लीटर वाला और 1% शुद्धता वाला। इसमें 1% से कम एरर रहने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप मोलरता वाला प्रैक्टिकल लेते हैं तो आपकी एरर 1% से ज़्यादा जा सकती है। कैसे? जैसे देखो, मान लो मोलरता आ गई 0.0006 या 0.00068। ठीक है, अब अगर इसका 1% हम निकालें, अगर इसका 1% निकालें हम लोग, तो आप इसका 1% निकाल के देखो, 0.007 है। इसका 1% निकाल के देखें अगर हम, तो 1/100, तो यानी हमारे को 0.007 इतनी एरर
ही हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल आना चाहिए। अगर आपने 0.007 का आंसर 0.0067 निकाल दिया तो आप 1% से ज़्यादा एरर कर गए। आप चेक कर लें इसको कैसे। 0.007 और 0.0067 में 0.0003 का अंतर डिफरेंस आ गया, 0.003 का, जो 1% से ज़्यादा हो गया। इसलिए वैसे तो देखा जाए तो ना के बराबर डिफरेंस है, ना के बराबर डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 1% से ज़्यादा हो गया है। रिजल्ट जो है 1% से ज़्यादा गलत हो गया है, इसलिए यहाँ रिजल्ट का 0 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और बता दूं आपको, जो अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन, वो 3 अननोन सॉल्यूशन तैयार करने हैं हमारे को, ये भी विशेष ध्यान रखें। कई सेम सबका सेम करवा देते हैं, सबका सेम नहीं करवाना, हमें 3 अननोन सॉल्यूशन तैयार करने। यहाँ लिखा है देखो, 3 अननोन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच बैच। तो 3 हमें अननोन सॉल्यूशन तैयार करने हैं, यानी जो रिजल्ट है, जैसे मान लो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर वाला रिजल्ट है, इसके पूरे बैच के अंदर जब हम आंसर निकालेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मान लो एक का आंसर आ गया 1.1267 ग्राम पर लीटर, तो ऐसे ही एक ग्रुप का आंसर 1.0456 ग्राम पर लीटर आएगा, क्योंकि 3 अननोन सॉल्यूशन है। तो किसी की रीडिंग 20 आएगी, किसी की 19.5 आएगी, किसी की 19 आएगी, इस तरह से रीडिंग का वेरिएशन रहेगा 3 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार 3 आंसर भी हमारे पास जो है वो मिलेंगे हमारे को। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लियर रखें, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत शुद्धता वाले प्रैक्टिकल को ही वरीयता दें। उसके बाद अगर हम बात करें तो धनायन ऋणायन की बात करें, लवण का 1 ऋणायन और 1 धनायन के लिए पहचान, तो इसमें आप हर ग्रुप को उठाएं, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप, हर ग्रुप से लें आप साल्ट। जैसे मान लो मैं 0 ग्रुप में अमोनियम होता है, तो मैं अमोनियम कार्बोनेट को अगर वरीयता देता हूँ तो धनायन अमोनियम आ जाएगा, ऋणायन कार्बोनेट आ जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में लेड एसीटेट, मैं यहाँ कुछ साल्ट लिख रहा हूँ जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देते हैं, तो लेड एसीटेट, तो यहाँ तनु समूह से एसीटेट आ गया, प्रथम समूह से लेड आ गया। सेकंड में कॉपर सल्फेट, तो धनायन कॉपर आ गया, ऋणायन सल्फेट आ गया अन्य ग्रुप का। अब देखो हर ग्रुप से धनायन भी हर ग्रुप से लेना है, ऋणायन भी हर ग्रुप से लेना है। ऋणायन के 3 समूह होते हैं, तनु, सांद्र और अन्य, और धनायन के 0 से 6 तक, ठीक है। तनु ग्रुप में देखो हमने कार्बोनेट ले लिया, एसीटेट ले लिया। तनु ग्रुप की अगर बात करें, मैंने कार्बोनेट ले लिया, एसीटेट ले लिया, अन्य समूह में सल्फेट आ गया। अब थर्ड ग्रुप में चलें तो आप FeCl3 फॉलो कर सकते हैं, तो ये सांद्र समूह का आ गया Cl, सांद्र समूह का आ गया Cl। उसके बाद फोर्थ ग्रुप में चलें तो बेस्ट है कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, तो चौथे समूह का कोबाल्ट आ गया और सांद्र समूह का नाइट्रेट भी आ गया। तो अब देखो 2 तनु समूह के ले लिए कार्बोनेट और एसीटेट, 1 अन्य का ले लिया सल्फेट, 2 सांद्र समूह के आगे क्लोराइड और नाइट्रेट। पांचवें ग्रुप में चले तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बेस्ट साल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, ये टेस्ट देता है बहुत बढ़िया। तो पांचवें समूह से धनायन आ गया बेरियम, ऋणायन आ गया क्लोराइड। तो अब देखो 3 ऋणायन हमारे पास सांद्र समूह से बन गए, 2 ऋणायन हमारे पास तनु समूह के बन गए, और छठे ग्रुप में हम ले लें मैग्नीशियम सल्फेट, तो ऋणायन इसमें सल्फेट आ गया। अब आप देखिए 2 ऋणायन जो है वो अन्य ग्रुप के बन गए, सल्फेट, 2 अन्य ग्रुप के आगे, 2 तनु के आगे, 3 सांद्र के आगे, ये 7 साल्ट आ गए आपके पास। अब मान लो आपके पास स्टूडेंट और है, 10 तक स्टूडेंट है, तो आपको टोटल 10 साल्ट फॉलो करने हैं। तो आप यहाँ हम लोग क्या करें, एक तो आप बढ़ा लें थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत शानदार टेस्ट देता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बहुत ही शानदार टेस्ट देता है, तो 1 अन्य समूह का जोड़ लिया। अब पांचवें ग्रुप में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 5वें का हो गया, कार्बोनेट तनु समूह का ऋणायन आ गया, तो 1 तनु समूह का भी जोड़ लिया, और 1 शून्य समूह में जोड़ लें अमोनियम क्लोराइड, तो आपने 1 सांद्र समूह का भी एक्स्ट्रा कर लिया क्लोराइड। अमोनियम तो 0 ग्रुप का धनायन हो गया, क्लोराइड सांद्र समूह का ऋणायन होगा, तो ये 10 साल्ट आपके पास आ जाएंगे, और ये 10 के 10 बहुत शानदार टेस्ट देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है साल्ट रेडी कर सकते हैं हमारे, और इसमें कोई भी बाधा मूलक नहीं है किसी भी प्रकार का, सारे साल्ट जो है इजीली डिजोल्व हो जाते हैं।
तो ये धनायन ऋणायन 10 कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए हैं ऋणायन और धनायन के। उसके बाद दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण कीजिए एवं समूह पहचानिए। अब आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लेना है वो क्लियर कर दूं मैं आपको। तो हमारे को एक आगे देखेंगे आप, तो यहाँ आपको एक पेज पर बताया हुआ है कि आपके पास कौन कौन से केमिकल जो है लैब में होने चाहिए। एक पेज पर आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर किया हुआ है भाई अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह होने चाहिए। पहले तो ये देख लो, एक तो असंतृप्ति मतलब अनसैचुरेटेड एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो। नाइट्रो सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखें। एमाइड सिलेबस में नहीं है, नाइट्रो और एमाइड सिलेबस में नहीं है, वो मत दें। अब इसमें भी 7 हमारे पास फंक्शन ग्रुप आ गए। अब 7 में हमें कहाँ से देखना है कि हमें कौन सा देना है। तो आप अगर देखें एक पेज, तो उस पर आपको पेज नंबर 49 पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड रीजन शुड बी मेड अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। देखो ऑक्सैलिक एसिड, पहला लिखा है ऑक्सैलिक एसिड, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया COOH और ये सॉलिड होगा वाइट कलर का। बेंजोइक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया लेकिन ये लिक्विड होता है। तो फर्क आ गया दोनों में, है ना। दोनों स्टूडेंट को सेम नहीं कह सकते आप, एक को सॉलिड गया, एक को बेंजोइक गया, क्लियर, एक को फार्मिक गया, ये भी अलग हो गया क्योंकि एक एरोमेटिक हो गया बेंजोइक और फार्मिक एलिफेटिक हो गया, तो वो भी डिफरेंस आ गया। तो सेम नहीं हुई है। हालांकि कार्बोक्सिलिक मैंने 3 स्टूडेंट को दे दिया, लेकिन ऑक्सैलिक सॉलिड है वाइट कलर का, बेंजोइक एसिड लिक्विड है, एरोमेटिक है, फॉर्मिक एसिड लिक्विड है, एलिफेटिक है। तो अलग अलग ही काउंट होंगे ये तीनों। हालांकि फंक्शनल ग्रुप तीनों के पास सेम है, पर हम तीनों दे सकते हैं क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ गया इथाइल अल्कोहल। अगले को इथाइल अल्कोहल दे दें हम लोग, तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल मत दे, इथाइल अल्कोहल दे चुके हैं, एलिफेटिक अल्कोहल आप। उसके बाद एरोमेटिक अल्कोहल आ गया यानी फिनोल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 5 हो गए। उसके बाद आप फॉर्मल्डिहाइड फॉलो कर सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड आ गया। बेंजल्डिहाइड फॉलो कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया, तो ये 7 हो गए। फिर एसीटोन कीटोन आ गया, एसीटोन कीटोन आ गया, 8 हो गए। उसके बाद आप एनिलीन फॉलो कर सकते हैं, ये 9 हो गए आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर करना चाहें 10वां एरोमेटिक कीटोन कर सकते हैं, एसीटोफिनोन लिखा हुआ है। अगर एसीटोफिनोन नहीं देना चाहते हैं आप लोग, तो आप कोई भी अनसैचुरेटेड C वाला कंपाउंड जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड हमारे को दिया हुआ है। तो इस तरह से 10 आराम से फंक्शनल ग्रुप जो है वो निकल जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस निकल जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस से निकल जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप देने हैं। उसके बाद 4th प्रैक्टिकल है। 4th प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। इस बार सोल वाला प्रैक्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखें। सोल वाला प्रैक्टिकल फॉलो कर रहे हैं कई साथी, तो ये विशेष ध्यान रखें, सोल वाला प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से 5 प्रैक्टिकल हमारे निकल सकते हैं। कैसे? जिसमें से एक तो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच सांद्रता और ताप का प्रभाव, तो यहाँ से 3 प्रैक्टिकल निकल जाएंगे। एक तो क्लियर कर दे, ताप का प्रभाव एक प्रैक्टिकल हो गया, सांद्रता का प्रभाव दूसरा प्रैक्टिकल, और तीसरा प्रैक्टिकल बन जाएगा। कैसे? एक बार तो लिख दे सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता का प्रभाव, और एक बार सोडियम थायोसल्फेट की सांद्रता का प्रभाव। तो दोनों की सांद्रता बदलेंगे तो अलग अलग प्रभाव रहेगा उसके अभिक्रिया पर। तो 3 प्रैक्टिकल बन जाएंगे, सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच सोडियम थायोसल्फेट की सांद्रता का प्रभाव, सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता का प्रभाव, और सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव। तो 3 प्रैक्टिकल निकल गए। अगला प्रैक्टिकल आपका ब भाग में ये निकल सकता है, अगला ये निकल सकता है। तो इस प्रकार 5 प्रैक्टिकल जो है आपके केमिकल काइनेटिक्स से निकल सकते हैं, और 2 प्रैक्टिकल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकल सकते हैं। 2 प्रैक्टिकल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकल सकते हैं। यहाँ से ये डेनियल सेल आपको दिया हुआ है, इस पर एक बार CuSO4 की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है,
उसका अध्ययन करना है, और एक बार ZnSO4 की सांद्रता में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना है। तो एक स्टूडेंट को CuSO4, एक स्टूडेंट को ZnSO4 की सांद्रता के परिवर्तन से सेल विवो में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो इस प्रकार टोटल 7 प्रैक्टिकल निकल जाएंगे। तो 3 स्टूडेंट को ये हम सेम दे सकते हैं, इसका मतलब 21 स्टूडेंट्स तक हमारा काम चल सकता है, और हमारे को बैच में 20 स्टूडेंट मैक्सिमम रखने हैं। तो 21 स्टूडेंट्स तक का काम जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चल सकता है। तो 20 स्टूडेंट ही हमें मैक्सिमम रखने हैं। इट मीन हमें ये 2 प्रैक्टिकल अगर हम फॉलो कर लें इलेक्ट्रो के और केमिकल काइनेटिक्स के, तो हमारा जो काम है वो ओके हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल की विशेष बातें हैं जो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा भाई कौन सा साल्ट हम फॉलो करें, कौन सा प्रैक्टिकल हम लोग फॉलो करें। तो आप इजी गोइंग प्रैक्टिकल जो है करवा सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या रहती है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपके पास नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8107358585 पर व्हाट्सअप करके प्रैक्टिकल फाइल मंगवा लें। उसमें सारे प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो आप बड़े इजीली उसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जो है वो फ़ायदेमंद लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। यदि आप ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।